अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत में हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। प्रस्तावना की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। इसमें पंडित टोडरमल जी का परिचय, ये जो अपनी है ना गीता ज्ञान पाठमाला में भी है, तत्व ज्ञान पाठमाला में भी है, जो लेसन है ना टोडरमल जी से संबंधित, मैं लाई हुई गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 है। ये तत्व ज्ञान में भी है। निश्चय व्यवहार वाला और शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, ये जो लेसन है ना टोडरमल मोक्ष प्रकाशक के आधार पर लिखे हुए हैं। एक 7 तत्व संबंधी भूल है तत्व ज्ञान वाले में, वो भी मोक्ष प्रकाशक के आधार पे। तो उसमें टोडरमल जी का परिचय दिया है, तो उसमें से आप लोग लिख लेंगे परिचय, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है प्रस्तावना। तो इसमें पूरा परिचय दिया है, उनका माता का नाम, पिता का नाम, फिर उनका जन्म का सन, कितने वर्ष तक जीवित रहे पूरा, और जो जो अपन ने इसमें पढ़ लिया ना वो कुछ कुछ बातें इसमें, और पूरे उनके जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं का पूरा यहाँ नाम दिए हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, संवत भी दिया है, संवत भी लिखना है 1821। जैसे इधर आ जाओ, नहीं यहाँ खाली है, आप लोग इधर खिसक के बैठिए। हाँ, फिर गोमटसार जीवकांड भाषा टीका, गोमटसार कर्मकांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, लब्धिसार भाषा टीका, स्वप्नासार भाषा टीका, गोमटसार पूजा, श्लोकसार भाषा टीका, समर्षण रचना वर्णन, मोक्षण प्रकाशक, आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका। ये 12 है इनकी रचनाएं, मैंने पढ़ दी हैं। वो आप मैं लिखवाऊंगी तो वही अपना टाइम नहीं जाएगा, आप इसमें से ढंग से लिख लेना, बोल बोल के डिक्टेट कराने में पूरा टाइम भी लगेगा। बस ये पंडित टोडरमल जी का परिचय दीजिए, तो ये क्वेश्चन में ये पूरा आ जाएगा। उसमें से अब छोटे अलग अलग फिर मैं बना नहीं रही, वरना अलग अलग बनाओ कि उनके माता का नाम, पिता का नाम बताओ, तो उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि बताओ, तो वही बात है। जीवन परिचय में सारे आ जाएंगे, अब उसमें शॉर्ट बनने होंगे। तो उनकी रचनाओं का परिचय तो 12 पूरी रचनाएं याद होनी चाहिए अपने को। 5 तो ये गोमटसार की, ये मतलब नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वाली जो हैं वो हैं। इसके अलावा जो हैं ये अपने गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 या तत्व ज्ञान पाठमाला, जो भी पाठमालाएं हैं ना अपनी, उनमें जो लेसन है, हाँ तत्व ज्ञान में भी है, उनमें ये परिचय सेम है सब में। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग, तत्व ज्ञान का शायद पहला भाग है, ये तो गीता ज्ञान 3 है अभी, मैं तो ये जो लाई हूँ उसमें मिल जाएगा। उनकी मूल भाषा कौन सी है, उनकी शैली कैसी, एक एक लाइन में सारी इसमें पूरा दिया हुआ है। अपन ने जो इतना पढ़ा ना वो सब इसमें दिया है, तो इसमें से परिचय हो जाएगा। अब यहाँ
सम्यक ज्ञान चंद्रिका देखो ऐसे बना के इन पांचों को सम्यक ज्ञान चंद्रिका कहते हैं ना, इन चारों को, तो वो ऐसे बना के यहाँ तक लिखा है शपना सार तक, और लोक सार पे अलग लिखा है, जो बात अपन ने इसमें पढ़ भी ली। अब इसमें से वो प्रश्न अलग जैसे हैं कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका किसे कहते हैं या सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या है, तो ये प्रश्न अपने को इसमें अलग बनेगा। तो वो जो प्रश्न अलग है वो एक दो आप प्रश्न लिख लीजिए, आंसर इसी में मार्क कर लेना। जिनको करना हो, टाइम होता हो और कॉपी तैयार करनी हो तो वो करें, करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करना चाहते और तो इसमें मार्क कर लें, बाउंडेशन नहीं है, पर कॉपी अपनी रहती है तो अपने काम आती है बाद में। जिनको समय होता हो और जिनकी शक्ति हो उनको करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है पहले ही पेज के, मैं पेज वाइज ही बता देती हूँ तो इस पेज पे क्या बन रहा है कि पंडित टोडरमल जी की शास्त्र सभा में कितने लोग प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए आते थे? 1200। हाँ, ये पहला प्रस्तावना का पहला ही पेज है ना, 15 नंबर। मैंने अंडरलाइन भी शायद कराया था, अंडरलाइन कर लीजिए तो वैसे ही मतलब समझ में आ जाएगा। सब मिली किताबें अपनी क्यों नहीं लाते आप लोग? तो बोला था ना इनमें से अपनी ले लो, ये सब इन्हीं में से तो कहा था, इनमें से अपनी जिसको जो पसंद आ रही है, सही लग रही है वो अपनी, फिर उसमें नाम वाम लिख के कवर चढ़ा लो तो फिर मिले नहीं। और अपने रोज वही लाओ, घर ले जाओ, यहाँ रखते हो तो नाम लिख के रखो ताकि आपकी वो आप ही की रहे। आपकी नीचे थी क्या? तो आप बोलेगे नहीं अपन नीचे से तो देख लेते थोड़ा। चलो कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन बताया ना, पहला तो हो गया पंडित टोडरमल जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, वो अपने को पाठमाला में से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में पंडित टोडरमल जी की सभा में प्रतिदिन कितने लोग स्वाध्याय के लिए आते थे, ये भी इसमें आ जाएगा शायद परिचय में। इसमें शायद नहीं है, इसलिए मैंने अलग से, इसमें नहीं है ये वाली बात। और इसमें ये बात आ गई है कि उन्होंने अपने जीवन में 12 रचनाएं लिखी, छोटी बड़ी मिला के, और उनका परिमाण मतलब वो कुल रचनाएं कितनी हो गई थी? 1,00,000 श्लोक प्रमाण, जो अपन ने देखा था ना, ये बात इंपॉर्टेंट है ना, इसमें परिचय में दे दी गई है, वो बात याद करनी है। 1,00,000 श्लोक प्रमाण है इनका टोटल काम, मतलब कितना हो गया। आजकल पेजेस से गिनते से दादा के कितने पेज हो गए, ऐसे आजकल पेज से गिन लेते हैं, पहले वो श्लोक प्रमाण इस तरह से गिनते थे। तीसरा क्वेश्चन बोल दिया। तीसरा है शैली किसे कहते हैं, ये है पेज नंबर 16 पे, नीचे लास्ट पैरा है। शैली किसे कहते हैं? तत्कालीन समाज में जो आध्यात्मिक, तत्कालीन समाज के लिए पंडित टोडरमल जी के समय में, ऐसे करके लिख सकते हैं, जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियां होती थी उन्हें शैली कहा जाता था, ठीक। और भी थोड़ा एक दो लाइन भी लिख सकते हैं कि ये शैलियां संपूर्ण भारतवर्ष में थी, लोग स्वयं ही शैलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करते थे, या उससे ऊपर भी लिख सकते हैं। तत्कालीन समाज में धार्मिक अध्ययन के लिए आज के समान विद्यालय महाविद्यालय नहीं चलते थे, लोग स्वयं ही शैलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करते थे। तत्कालीन समाज में जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियां होती थी उन्हें शैली कहा जाता था। पंडित टोडरमल जी के गुरु का क्या नाम था? बाबा बंसीधर जी। ये 17 पेज पे ऊपर ही ऊपर है, सेकंड लाइन। अभी ये जो परिचय में जो बातें आ गई ना, वो उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं अलग से नहीं लिखा। जैसे
पंडित जी को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था वो इसमें परिचय में आ गया है, तो वो अलग से मान लो छोटा बनना हो तो वो बन जाएगा उसमें क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आ गया है ये कि प्राकृत संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। हाँ वही लेकिन मैं बता रही हूँ, कहीं आप लोग ऐसा सोचो ये तो प्रश्न ही नहीं था। ऐसे इसलिए बता रही हूँ मैं, है ना। ये हो गया। पंडित टोडरमल जी से या एक मिनट प्रश्न में लिखना मत, मैं पेज नंबर 20 पे है कि पंडित जी के संपर्क से आकर, एक मिनट, कौन कौन विद्वान कैसे लिखेंगे? पंडित जी के संपर्क में कौन कौन विद्वान आए, कौन कौन से विद्वान आए, कौन पंडित जी के संपर्क में किन किन विद्वानों ने साहित्य जीवन में, पंडित जी से प्रेरणा पाकर किन किन विद्वानों ने साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया। पंडित जी से प्रेरणा पाकर किन विद्वानों ने साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया। किन विद्वानों ने साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया। तो इसमें ये 4-5 नाम है। पंडित प्रवर जयचंद जी छाबड़ा, पंडित लोकप्रिय वचनिकाकार पंडित दौलत राम जी कासरीवाल, पंडित सेवाराम जी, पंडित देवीदास जी गोधा, ये 4 नाम हैं। ये 20 पे, पेज नंबर 20 पे। हाँ ये नाम है, ये दूसरा पैराग्राफ में पंडित प्रवर जयचंद जी छाबड़ा, फिर पंडित दौलत राम जी कासरीवाल, पंडित सेवाराम जी और पंडित देवीदास जी गोधा, 4 नाम है। ये उनकी सभा के श्रोता थे, फिर मुझे लग रहा है ज्यादा नाम हो जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वाला प्रश्न नहीं दे रही हूँ। हाँ ये सब नाम तो है लेकिन उतना वो मेन है, इसलिए। क्या पंडित जी को धवलादि ग्रंथ प्राप्त हो गए थे? पेज नंबर 21। धवला आदि ग्रंथ प्राप्त हो गए थे, तो कि नहीं, पंडित जी को धवलादि ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए। फिर ये ना बहुत परेशानी उठाने के बाद भी, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई, उन्हें उक्त शास्त्र प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति में, ये इसी 21 पेज से ही है, ये है ना मैं हूँ जी द्रव्य। सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति में पंडित जी अपना परिचय किस प्रकार देते हैं? पंडित जी अपना वास्तविक परिचय कर लीजिए, अपना वास्तविक परिचय किस प्रकार देते हैं?
नहीं, पूरा नहीं, इसलिए मैंने वास्तविक शब्द जुड़ा दिया, वरना पूरा लग हो जाएगा। वास्तविक मतलब निश्चय वाला परिचय। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरे लग्यो है अनादि ते करंक कर्म मल को, इतना। और फिर आगे और है ना, मैं आत्म अरूप उद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहा है। अब ये लैंग्वेज करना तो अच्छी बात है, वरना उसको आपको अर्थ लिखने में और तकलीफ होगी। और तकलीफ मुझे देंगे आप पे। मैं हूँ जीव द्रव्य, ये पहला 2 लाइन है 21 पेज पे, जो शुरू की 2 लाइन है। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरे लग्यो है अनादि ते कलंक कर्म मल को। इसके बाद में 38 नंबर का है पीछे वाले पेज पे। मैं आत्म अरूप उद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहा है। रचनाएं आई हुई है उसमें अपने इतनी बस 4 लाइन वो नीचे का भी कहना है तो काम हो जाता। अब ये है, फिर वो आप लोग याद कर लो। तब तो यही शब्द है ना, वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया वर्णाधिक और इंद्रिय क्रिया, ज्यादा हो जाएगा, रहने दो। उसको बोल के आना पड़ेगा। इसी में है, यही नीचे है। चलता ही रहता है यहाँ पे, तो कुछ नीचे ही बढ़िया जिनमें रहते नहीं होंगे, जिनमें सब लोग यहाँ पे भाषा करते हैं, उनको अपने टाइम के हिसाब से करते हैं, करते हैं। और आए तो मोबाइल में लग रहे थे। अब है, अब ये क्या है कि इसमें फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा थोड़ा। इसमें आंसर डायरेक्ट है नहीं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण होने पर भी अपूर्व कैसे है। तो छोड़ो ये अभी प्रश्न, तो वो मैं ही लिख के बताऊंगी आपको फिर। क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन तो लिख लो। अभी गोष्ठी में आंसर है इसका पूरा लिखाया हुआ है। रिकॉर्डिंग में। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग में। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा अच्छा बोला था, लेकिन उस विद्यार्थी ने बस वही बढ़िया था। हाँ, लिख लीजिए क्वेश्चन तो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण होने पर भी अपूर्व किस प्रकार है। अब आ जाइए पेज नंबर 30 पे। ये बीच में ये मोक्षम प्रकाशक के बारे में कुछ है, तो वो अपन अभी जब वो पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, तो मोक्षम प्रकाशक का परिचय वो अलग से देखेंगे। ये चार्ट तो ये दादा ने उसकी कल्पना की है कि कितना बड़ा होता है ये। मोक्षम प्रकाशक को नेक्स्ट है पेज नंबर 30 पे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने का आग्रह किसने किससे किया।
और कब किया, संवत भी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने का आग्रह किसने, किससे और कब किया। किसने किया था? वृंदावन दास जी ने। किससे किया था? पंडित जयचंद जी छावड़ा से। और कब किया था? विक्रम संवत 1880। ये पहला ही पैराग्राफ है 30 नंबर पेज पे। लेकिन इसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा जल्दी से किसने किससे किया, मुश्किल। हाँ, वो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं। सन ये सरल है, 1880, कठिन वाला सन नहीं है। वृंदावन दास जी ने पंडित जयचंद जी छावड़ा से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा, वो बात थोड़ी वैसे लिखी है इसलिए। अगला, कौन सा उदाहरण कई अधिकारों तक चलता है? कब किया था? 1980 में। 1880 विक्रम संवत। ये विक्रम संवत भी लिखना है, ईस्वी नहीं। विक्रम संवत 1880। और पंडित जी की मृत्यु कब हुई थी? विक्रम संवत 1823-24 में। वो लिखा है उसमें। और जन्म कब हुआ होगा उससे फिर पीछे जाओ, 47 साल की उम्र मानी जा रही है, तो 1776-77 विक्रम संवत। विक्रम संवत है ये। 1900 चल ही रहा है। हाँ, तो 300 साल, इसीलिए 300 साल हो गए ना। विक्रम संवत 1776-77 में उनका जन्म माना जा रहा है, और अभी विक्रम संवत 2076 चल रहा है, इसलिए 300 साल हो गए, इसलिए 300वां जन्म वर्ष मना रहे। तीन कौन सा उदाहरण? कौन सा उदाहरण? ये 31 पेज पे। सांग रूपक के समान कई अधिकारों तक चलता है। उदाहरण सांग रूपक के या सांग रूपक छोड़ दीजिए, कौन सा उदाहरण कई अधिकारों तक चलता है, इतना कर लीजिए। इसमें लिखा है रोगी और वैद्य का उदाहरण 30 हाँ, सेकंड पैरा की वो दूसरी लाइन। रोगी और वैद्य का उदाहरण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम अधिकार के आरंभ में आया है। अधिकार का नंबर भी लिखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन सा उदाहरण कई अधिकारों तक चलता है? अब इसी पेज पे है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसी पेज पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी द्वारा दिए गए नवीन प्रमेय बताइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी द्वारा दिए गए नवीन प्रमेय बताइए। ये 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 31 नंबर पेज पे 6 पॉइंट्स हैं। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी आदि के रूप में जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्गीकरण, पंच परमेष्टि का सही स्वरूप, सप्त तत्वों संबंधी भूल, निश्चय व्यवहार, जैन शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति, चारों अनुयोगों का प्रयोजन, व्याख्यान का विधान, कथन पद्धति, दोष कल्पना का निराकरण आदि। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये अपने पाठमालाओं में सब लेसन आए हुए हैं। अपने पाठमालाओं में दादा ने ये मोक्षा प्रकाशक की विषय वस्तु को पाठमालाओं में रख दिया। बचपन में पढ़ने की चीजें हैं, मतलब उस समय डाल दिया ये चीजें सब। जो बालबोध पाठमाला भाग 2 में कषाय वाला पाठ है, उसमें कषाय उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे, वहां मोक्षा प्रकाशक का दिया है। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है।
और तत्व ज्ञान के अभ्यास से। शुरू में पढ़ाई थी मम्मी ने। हाँ, ये पाठमालाओं में ऐसा नहीं है कि पाठमालाएं हैं तो विषय वस्तु कोई हल्की है। मोक्ष और ये तो लेसन के नाम ही ऐसे कैसे, सात तत्व संबंधी बोलिए क्या ये है? ये निश्चय, अभी मैं आपको ये परिचय बता रही हूँ, निश्चय व्यवहार नाम का लेसन है। जैन शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति इसी नाम से लेसन है पाठमाला में। और चारों अनुयोग, चार अनुयोग नाम से पाठ है, निबंध है पूरा, वो इसी 8वें अधिकार के आधार पर लिखा है मोक्षण प्रकाशक के। हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं मोक्षण प्रकाशक, ऐसी बात नहीं है। चलिए अभी तो अब ये इसमें शुरू से आद्योपांत पढ़ना ही अलग, वो अलग बात है, वो तो अलग बात है ही, प्रस्तावना पढ़ी। वो तो अलग बात है। हाँ, अभी तो अब क्या इनकी शैली और ये सब है तो वो आप लोगों को कठिन लगेगा, वो सब मैं उसमें नहीं दे रही हूँ प्रश्न। अभी ये प्रश्न लास्ट पेज पे 38 पेज पे, पंडित जी को आचार्य कल्प क्यों कहा, या पंडित जी के आचार्य कल्प उपाधि की सार्थकता बताइए, या आचार्य कल्प क्यों कहा जाता है, जो आपको लिखना हो वो लिख लीजिए। पंडित जी को पंडित प्रवर क्यों कहा जाता है? हाँ, 2। पंडित प्रवर अथवा पंडितों के पंडित, पंडित प्रवर अथवा महापंडित क्यों कहा जाता है? ये जो दूसरा लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट इसमें आंसर ऐसे मिलेगा नहीं। पंडितों के भी पंडित, हाँ। इसलिए उनकी भी इन्होंने गलती है, पंडितों की भी गलती है। हाँ, उन्होंने अकेले दुनिया को ही, मतलब अकेले शास्त्रों को ही नहीं पढ़ा था, उन्होंने दुनिया को भी पढ़ा, समाज को भी पढ़ा, शास्त्रों को भी पढ़ा, और उनके पढ़ने वालों को भी का भी वो मनोविज्ञान जानते थे, इसलिए उनको पंडितों के पंडित, पंडित प्रवर या महापंडित कहा जाता है। देखना आप, नहीं तो फिर लिखवा दूंगी मैं। ये सब वो जो इनकी रिकॉर्डिंग आ रही है ना, उसमें पूरी बात आ गई आंसर वाली। वो जो इसके पहले वाला मैं बोल रही थी ना, वो उसमें बोल रही हूँ मैं, उसमें आ अच्छा, गई वो है। रिकॉर्डिंग हाँ। है, तो वो रिकॉर्डिंग्स मैंने बोला ही था आप लोगों को, ये जो अभी चल रहे हैं चारों में ये पूरा आ गया उसमें। यूट्यूब पे, आप PTST पे ही है। हाँ। क्या नाम से आएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से ही है या? PTSD जिस सब्सक्राइब करे तो उसमें पूरा आ जाता है। उसमें वो आता है जिनेंद्र दादा लोग के साथ ही आ जी, जाता हाँ है, जिनेंद्र जी सब्सक्राइब और करने पीयूष जी हाँ। के इंटरव्यू टाइप ऐसे, मतलब मोक्ष प्रकाशक मोक्ष का 300वां प्रकाशक जन्म का। जयंती उस पे आ रहा है ऐसे। हाँ, तो वो 2-3-4 दिन में एक आती है शायद, हाँ, तो अभी आप 4 ही आई। सुन सकते हैं आराम से, तो अपने को लाभ रहेगा इसमें भी। मैं थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाना चाह रही थी आपको, ये लाई थी मैं, इंद्रध्वज विधान पत्रिका इसमें छपी हुई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं पढ़ूँ, नहीं तो अपन मंगलाचरण चालू करें। जो ये अपन ने जो थोड़े थोड़े अंश पढ़े ना इसमें, उस समय मतलब क्या कैसा था, थोड़ा सा एक और मतलब अपने को कल्पना समझ में आए। ब्रह्मचारी पंडित रायमल जी ने ये लिखी है। इंद्रध्वज विधान महोत्सव जो हुआ था टोडरमल जी के समय में, उसकी पत्रिका इसमें यहाँ हुआ था आदर्श नगर में, और एक इनके दो उसके रेफरेंस हैं इसमें, एक जीवन पत्रिका और एक इंद्रध्वज विधान पत्रिका। तो जीवन पत्रिका तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है ब्रह्मचारी रायमल जी ने, कि वो जीवन उनका किस किस टाइप से, कैसे, कहाँ जन्म हुआ था, उन्होंने अपना समझ लो आत्मकथा टाइप शॉर्ट में वो लिखी है, और उसमें भी टोडरमल जी के बारे में है, लेकिन अपन तो ये पढ़ते हैं। देखिए, ज्ञानानंद शावकाचार है ये, एक तो ये है छपी भी, एक और दूसरी हिंदी अनुवाद वाली भी धन कुमार जी ने उसका अनुवाद किया है, सूरत वालों ने, वो दूसरी भी है, 2 है। हाँ, मेरे पास दोनों हैं, पर मैं ये ढूंढारी वाली, मतलब ढूंढारी तो नहीं है, हिंदी है। नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं, मैं केवल बस वैसे ही जानकारी के लिए।
क्योंकि फिर अपन ग्रंथ चालू कर देंगे फिर इन चीज़ों को तो फिर उठाएंगे नहीं फिर दोबारा। ये बता रहे हैं सन 1821, ये देखिए यहीं बता रहे हैं सन, यहीं से शुरू है, मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ। आगे महासुदी 10 संवत 1821, महासुदी है, माघ होना चाहिए शायद, माघ सुदी 10, अभी माघ का ही लगेगा ना मैं ना, तो माघ सुदी, अच्छा पौष लगेगा 1821 में। और पंडित जी की मृत्यु कब हुई थी? हाँ वही विक्रम संवती चल रहा है, संवत बोलते हैं तो विक्रम संवती है, 1823-24, मतलब उनकी मृत्यु के 1-2 साल पहले। और आप समझो कितना उनका प्रभाव था, इसको पढ़ के देखो, इसलिए मैं सुना रही हूँ। और फिर भी उनकी कैसा, मतलब राजा का कैसा दिमाग फिरा कि क्या, मतलब इस तरह से उनकी मृत्यु दंड दिया गया। वही होता है ना, जल जाते हैं लोग प्रसिद्धि से, उनका इतना प्रसिद्धि थी। देखिए 1821 की साल इंद्रध्वज पूजा की स्थापना हुई थी, सो देश देश के साधर्मी बुलाने को चिट्ठी लिखी। अब सोचो उस समय, आजकल तो क्या है व्हाट्सएप है और ये है वो है फैसिलिटी, उस समय कैसे साधर्मी देश देश से आए होंगे दूर दूर से। उसकी नकल यहाँ लिखते हैं, वो जो चिट्ठी लिखी थी ना सबको भेजी थी, उसकी यहाँ बता रहे हैं। ये देखो कहाँ कहाँ भेजी थी, दिल्ली, आगरा, भिंड, कोरडा, जहानाबाद, सिरौंज, बासोदा, इंदौर, औरंगाबाद, उदयपुर। आप वो देख सकते हो कहाँ कहाँ जा रहा है एरिया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, थोड़े नाम से अपने को समझ में आ रहे हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, उदयपुर राजस्थान में, भिंड एमपी में आ गया, आगरा यूपी में आ गया, और ये जहानाबाद और ये इधर मुल्तान उधर साइड है, पाकिस्तान में चले गए। सिरौंज किधर है? सिरौंज शायद सैरौंजी जो है वही, बासोदा भी गंज बासोदा जो है, इंदौर, औरंगाबाद, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुल्तान तक चिट्ठी इस प्रकार लिखी। सो लिखते हैं कितनी जगह, 300 साल पहले की बात है। अब जैसलमेर में दिगंबर नहीं मिलेंगे, श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर हैं। स्वस्ति, स्वस्ति तो वो कल्याणवाची शब्द है। स्वस्ति दिल्ली, आगरा आदि नगर के समस्त योग्य जैनी भाइयों को सवाई जयपुर से राय मल्ल का लिखा इस भांति श्री शब्द वाचना, मतलब ऐसे, यहाँ आनंद का वर्तन है, यहाँ कुशल मंगल है, वहाँ के आनंद की वृद्धि हो, आपको धर्म बहुत रुचिकर हो। ये पुराने लेटर की स्टाइल है, लेकिन अपन को ऐसे ही हाँ। लिखना चाहिए। अपन तो और अब तो गई नहीं, अब तो लेटर कहाँ रहे, अब तो मैसेज हो गए, SMS हो गए। अपरंच, अपरंच भी पुराने टाइप का शब्द है, मतलब हाँ ऐसा। यहाँ सवाई जयपुर नगर में शहर के बाहर मोती डूंगर के निकट आधे कोस में, आधा कोस कितना जगह हुआ? आधा कोस, अब किलोमीटर में बनाओ, आधा कोस आधा किलोमीटर नहीं होएगा, हाँ 10 कोस का एक होता है, 10 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का अभी तो अपन 1 कोस होता है, हाँ 2, 2.5, 3, हाँ मतलब समझ लो 2.5-3 किलोमीटर होता है। आधे कोस में इंद्रध्वज पूजा की स्थापना हुई है, इतनी किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी समझो आप, 2 किलोमीटर जितने एरिया में पूजा, 2 किलोमीटर कितना हो गया? बहुत हो गया। हाँ खाली था ना, जयपुर का 4 दरवाजे, वहाँ सांगानेरी गेट बंद हो जाए, इधर अजमेरी गेट बंद हो जाए, चारों दरवाजे बंद हो जाते थे, इधर सूरजपोल और चांदपोल, ये सब जंगल था। भट्टा जी की नशिया बनती थी शहर के बाहर आउटर में, ये तो अभी सब शहर हो गया। हाँ मतलब गेट दरवाजे बंद होते थे बिल्कुल, अब 70-80 साल पहले ही, ये तो 300 साल पुरानी बात हो गई। तो ये मोती डूंगरी, ये मतलब जंगल में पहाड़ था ऐसा। और आदर्श नगर तो आजादी के बाद में ही दिया है, आदर्श नगर पहले था कहाँ? हाँ हाँ मतलब वही जंगल वाला ऐसा एरिया था ना, इसलिए अभी भी अपने तो शेर बगेरे निकलते ही रहते ना इधर झालाना में। पूजा की रचना का प्रारंभ तो पौष बदी 1 से ही होने लगा है, होएगी माघ सुदी 10 से, और पौष सुदी कल से चालू होने लग गया वो कार्यक्रम रचना का। हाँ बदी प्रश्न तो होती है बदी,
64 गज का चौड़ा इतना ही लंबा एक चबूतरा बना है। 64 गज के, मुझे आप लोग बताना, मेरे को नहीं आता वो, गज से पहले करके लाना कल। 64 गज में कितने मीटर किलोमीटर हुए? एक गज का कितना एरिया हुआ? फिट फिट मिल किलोमीटर नहीं, सॉरी फिट फिट। 64 गज में कितने फिट हो जाएंगे? फिट में निकाल के कल ये करके लाएंगे, ठीक है? अभी नहीं, लिख लिया उन्होंने। तो 64 गज का चौड़ा इतना ही लंबा, यानी 64 गज लंबा चौड़ा चबूतरा बना है। उसके ऊपर 13 द्वीप की रचना बनी है। इंद्रधनुष विधान में वर्णन क्या है? 13 द्वीपों का वर्णन है। तो अपने जो मांडला बनता है ना, वो मांडला 64 बाई 64 गज का बना था, नहीं हाँ गज का, और उस पे वो पूरी रचना बनाई है पूरे 13 द्वीप की, उस समय 300 साल पहले। 64 गज। हाँ 64 बाई 64 देखा ना, 64 गज का चौड़ा इतना ही लंबा, तो चौड़ा लंबा हो गया ना उतना चौको, 64 बाई 64 का। उसके ऊपर 13 द्वीप की रचना बनी है। उसमें 458 चैत्यालय, 2.5 द्वीप के 5 मेरू, नंदीश्वर के 52 पर्वत, उन पर जिन मंदिर बने हैं। पूरा मॉडल बना है, मतलब हाँ इंदौर में बन रहा है 2.5 द्वीप और 2.5 में, इसलिए मैं मतलब थोड़ी सी महिमा है ना, हमको समझ में आए, इसलिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि अपने आप तो अपन घर में पढ़ने वाले हैं नहीं, रखी भी होंगी तो भी निकाल के। 2.5 द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, नदी, पर्वत, वन, समुद्रों की रचना बनी है। 2.5 द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, 6 कुलाचल हैं, 14 नदियां हैं, पर्वत हैं, और भी वन समुद्रों की ये रचना बनी है। पहले तो चांदों से मिलते थे ना। अब वो जिससे भी बनाओ, ये देखो आगे कहीं आता है कि किससे बना था। कहीं तो कल्प वृक्षों के वन, उसमें कहीं तो चैत्य वृक्ष, कहीं सामान्य वृक्षों के वन, कहीं तो पुष्पबाड़ी, कहीं सरोवर, कहीं कुंड, कहीं द्रह से निकलती समुद्र में प्रवेश करती नदी, वो जो गंगा सिंधु निकली और फिर लवण समुद्र में जाके मिल रही है, ऐसी पूरी। ये अपने बच्चों ने बनाया था ना 2-3 साल पहले, स्वस्ति क्लास वालों ने मॉडल और एक समावेशन का बनाया था, वो उनका था 10 बाई 10 का फिट का। अभी 64 बाई 64 गज है, अभी कैलकुलेट करना कितना होएगा। कहीं तो महलों की पंक्ति, कहीं तो ध्वजा के समूह, कहीं तो छोटी मोटी ध्वजाओं के समूह का निर्माण हुआ है। ये बता रहे हैं इतना हो गया है, वो पत्रिका भेज रहे हैं ना, तो ऐसा हो गया है। पौष बधी 1 से लगाकर माघ सुदी 10 तक 150 कारीगर रचना करने वाले सिलावट, चितेरे, दर्जी, खराती, बढ़ई, सुनार आदि लगे हैं। हाथी नहीं बनाए होंगे तो हाँ, सिलावट बोलते हैं कारीगरों को बोलते हैं सिलावट। हाँ शेजारी होते हैं ना उनको। कारीगरों को सिलावट बोलते हैं। हाँ कारीगर, जो कारीगर होते हैं ना, मतलब मैसन का काम करने वाले, वो सिलावट। चितेरे मतलब चित्रकार, दर्जी, खराती मुझे नहीं पता चल रहा। खराती अलग, खाती होता है, बढ़ई लिखा है अलग से। बढ़ई तो खाती हुई, खराती अलग लिखा है, इसलिए बोल रही है। ये चवाला होगा। इतने लगे हैं 150 लोग उस समय, मतलब इस काम में। उसकी महिमा कागज में नहीं लिखी जा सकती, ये खुद लिख रहे हैं, देखने से ही जानी जाती है। जैसे अपने स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम हुआ तो वहाँ कब से चल रहा होगा, अपन तो गए एंड टाइम पे, सब तैयार दिखा अपने को, वो कब से लग रहा होगा ये जानती है ये हर चीज जानती है। यात्रा निकलती है तो कब से क्या कार्यक्रम कैसे चलता है। और 300 साल पहले कुछ सुविधाएं नहीं थी, तब की बात है। होते ही, हाँ विधान और पंचकल्याण बहुत कम होते थे, होते ही नहीं थे। सो यह रचना तो पत्थर चूना का 64 गज का चबूतरा उसके ऊपर बनी है, बिल्कुल पक्का चबूतरा बना है, ऐसे नहीं लकड़ी के अपने जैसे टेबल पे बना दिया हो, पक्का चबूतरा। उसके चारों तरफ कपड़ा की साट का कोट बनेगा और चारों तरफ लोगों को दरवाजे में से प्रवेश करने को 4 गलियां होंगी, उसमें जा सकते हैं, जैसे डायरी में जा सकते हैं ना, ऐसे इसको मजा आ रहा है। इस प्रकार चारों ओर 4 वीथी की रचना समवशरण की वीथी सदृश बनेगी। जैसे समवशरण में चारों तरफ वीथियां होती है, इस तरह से ये रचना बनेगी।
और चारों तरफ बड़े बड़े कपड़ों के व भोडल के काम के, भोडल क्या होता है? अभ्रक, अभ्रक होता है ना, अभ्रक के काम के व चित्राम के काम के दरवाजे खड़े होंगे। उसके बाद चारों ओर नौबत खाना शुरू होंगे। नौबत खाना बाजे बाजे शहनाई वाले मैंने चला कि ये वाली बुक वो जो उनकी थी ना धन कुमार जी के अनुवाद वाली, लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा था। इन्हीं शब्दों में वो भाव मतलब ख्याल में आता है, 300 साल पुराना। चबूतरा के आसपास 100-200 डेरे तंबू कनात खड़े होंगे और 4000 रेजा वाद्य लाल छींट लौंगी आई है सो निशान ध्वजा चंदोबा व विछायत में लगेंगे। ये सब काम रेजा मतलब कपड़ा, हाँ ये कपड़ों के नाम बताए हैं। रेजा वाद्य छींट का कपड़ा होता है, हाँ इनके ध्वज और ये सब बनेंगे। 200 चांदी के छत्र झालर सहित नवीन बनाए हैं, मतलब समाज भी पूरी संपन्न थी और समर्पित थी पंडित जी के उसमें। हाँ, और आयोजन हो रहा है तो यानी समाज उनके खिलाफ नहीं थी, तब तो इतना बड़ा आयोजन अकेले उनके पास थोड़ी ना वो खुद अपना पैसा लगा रहे होंगे, इतना काम हो रहा है तो सब था उनके तभी पास, फिर भी वो नहीं लगे। वही तो, वो एक कर्म का उदय कैसा उनको मतलब बचाने वाले समझ लो। इसीलिए है ना, कर्मों से मोक्ष के प्रेमी और कर्मों से लड़ रहे हैं, क्या करें। 5-7 इंद्र बनेंगे, उनके मस्तक पर धारण करने को 5-7 मीना के काम के मुकुट बनेंगे। ये पुट्टे वाले मुकुट नहीं बनाते कहीं कहीं है चांदी के, वरना सब जगह ये वाले लगाते हैं। तो वो चांदी के बनते थे ना। 20 पुराने मंदिरों में रखे हैं, हमारे मंदिर में अभी भी ध्यान है। मुझे 14 के पढ़वाई कलश वो सोने के और चांदी के मुकुट पहना के करते थे, हमारे मंदिर में वही है। ये वो नकली मुकुट होते ही नहीं है वहाँ पे। चांदी का है, पूरा सर के साइज का बना था। हाँ, 20-20 40 कागज की गड्डी, 20-20 40 कागज की गड्डी बाग व पुष्पबाड़ी बनाने के लिए अनेक प्रकार के रंगों से रंगी गई है। वो कागज मतलब ऐसे गड्डी में आते होंगे तो वो सब बनेगी ना बाग वगैरह, उनको भी रंगा है अलग से, मतलब कागज व्हाइट ही मिलता होगा, ऐसे नहीं है कलर पेपर मिल रहे हैं सारे अपने को। कपड़ा भी सफेद ही होता था और कागज भी। उनकी अनेक तरह की रचना बनी है। 500 कड़ी व बांस के गट्ठे रचना में लगेंगे, 500 कड़ियां और बांस के गट्टे। और 64 गज के चबूतरा के ऊपर आगरा से आया हुआ धरती के फर्श से लेकर 20 गज ऊंचा एक ही बड़ा फर्श व 200 कनात आदमियों द्वारा खड़ा होगा। 64 गज के चबूतरे पे फिर 20 गज ऊंचा एक बड़ा फर्श मतलब शायद दरी, इसको फर्श बोलते होंगे। नहीं ऐसे जैसे पहले ऊंचाई बनाई, फिर उसके नीचे एक और चबूतरा बना फर्श, और फिर उसके ऊपर कनात लगे। अच्छा, और 200 कनात आदमियों, मतलब 200 आदमियों द्वारा वो कनात खड़ा होगा, इतना बड़ा तो कनात लगेगा। उसमें सब चबूतरा के ऊपर छाया होगी, वो छाया के लिए वो 20 वो लगा दी, ठीक है। और उस डेरा के चारों ओर कपड़ा व भोडल के झालर सहित 24 द्वार अंत में चबूतरा के कोर के ऊपर बनेंगे। चारों ओर के 96 द्वार हुए, कितना बड़ा है, 96 द्वार हो गए, 96। और डेरा मध्य ऊपर की तरफ स्वर्ण के कलश चढ़ेंगे और उसके आसपास घने दरबार का छोटा बड़ा डेरा खड़ा होगा। उसकी दूसरी ओर सर्व दीवान सत संध्या का डेरा खड़ा होगा। उसके आगे यात्री, मतलब ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो घने दरबार मतलब राजा, और फिर उसके बाद सर्व दीवान, वो जो तंबू खड़े होंगे ना, वो पहले राजा बैठेंगे, फिर दीवान बैठेंगे, उसके बाद यात्रियों के डेरे खड़े होंगे। ये मतलब राजा भी आने वाला था, उसमें आया होगा। तभी तो उनकी प्रसिद्धि देख के फिर वो जल गए होंगे। ये तो बड़ा है।
ये पेज तो पूरा करती हूँ, ये पेज तो पूरा करती हूँ। पौष बदी 1 से लगाकर 50 रुपया रोज कारीगरों को लगते हैं। 50 रुपया रोज, 300 साल पहले 50 करोड़ हो गए होंगे रोज के। सो मार्क सुधी 10 तक लगेंगे। महीना कैलकुलेट कर लेना कितने 100 हो गए और फिर हिसाब लगा लेना कितने रुपए लग गए। पीछे 100 रुपया रोज के फागुन बदी 4 तक लगेंगे। बाद में समेटेगा भी तो सही काम फैला के थोड़ी ना छोड़ेंगे। फागुन तक काम चला, मतलब यहाँ पौष से लेके फागुन तक, होली तक, फरवरी, हाँ होली, फरवरी मार्च। और 13 द्वीप समुद्र के बीच बीच 26 कोट बनेंगे। कोट होते ना दीवारें ऐसी। तथा दरबार की नाना भांति की सामग्री आई है राजा से, दरबार से मतलब सामग्री आई है वहां से। अथवा आगरा में से पूर्व से इंद्रध्वज पूजा हुई थी, उसका सारा मसाला व सामग्री यहाँ आई है। अथवा करके लिखा है ये, या तो आगरा में हुआ था वहां से आया है या राजा ने दिया है सामग्री और सामान कुछ। तथा यहाँ से सर्व सामग्री का निमित्त अन्यत्र जाएगा, वह यहाँ प्रचुर पाई जाती है, इसलिए मनोरथ के अनुसार कार्य होंगे। अब यहाँ जो सामग्री बचेगी वो जहाँ कहीं होगा वहां चला जाएगा। जैसे अभी गवर्नमेंट से मिलता है ना, जैसे बट उन्होंने कराया वहाँ श्रवण बेलगुला में, तो गवर्नमेंट से मिलता है ना उनको वहाँ 12 साल में जो प्रोग्राम होता है उसका। तो ऐसे ये राजा से भी इनको यहाँ मिला उस कार्यक्रम का। यह सभी द्वीप, नदी, कुलाचल पर्वत आदि की रचना धन रूप जानना। चावल रोली, देखो क्या बता रहे हैं, धन रूप जानना, चावल रोली के मंडल की भांति प्रतर रूप। धन नहीं है, ये घन होना चाहिए, घन रूप जानना। यानी ये जो रचना बनी है ये घनाकार बनी है, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई मोटाई 3 डायमेंशन में बनी है। जो चावल रोली का जो मांडला बनता है ये तो है केवल 2 डायमेंशन में। ये तो ऐसे इसमें ये पूरी रचना बिल्कुल मॉडल जो बनाया ना, हर चीज, पर्वत बनाए हैं तो ऊंचे खड़े करके बनाए हैं, नदियां बनाई है तो बिल्कुल ऐसे जैसे अपने मॉडल अपन बनाते हैं आजकल, बिल्कुल वैसे बनाइए। घन रूप रचना है, ऐसे चित्र नहीं है बना दिया लगा दिया मांडला, ऐसा नहीं। इसे इन्होंने लिख दिया है, चावल रोली का नहीं है। अभी कौन कह रहे थे ना चावल फोटो उस जमाने में इतना लिखा मिल गया, वही बात है। यह रचना त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार बनी है, क्योंकि पंडित जी त्रिलोक सार का अध्ययन अच्छा था, उन्होंने टीका लिखी तो उसके अनुसार ये बनी है। और पूजा का विधान, इंद्रध्वज पूजा का पाठ 3000 संस्कृत श्लोक के अनुसार होगा। अब उस समय इंद्रध्वज विधान कौन सा लिखा गया होगा, किसकी होगी किताब, पूजा कौन सी बोली होगी। अब अभी तो जैसे ज्ञानमती माता जी की है या अभी अपने पवैया जी की है। इंद्रध्वज विधान का है, इंद्रध्वज विधान कोई संस्कृत का है। ये देखो 3000 संस्कृत श्लोक संस्कृत में विधान था, मतलब जो अभी अपने पास पुस्तक है वो नहीं तो ये तो पवैया जी ने लिखी है। पवैया जी कहाँ से आएंगे 300 साल पहले, ये तो मूल संस्कृत में। हाँ वो कोई हो, लेकिन अब मिलता नहीं है, मतलब अपन ने कभी सुना ही नहीं कि है। होंगे कहीं ना कहीं शास्त्र भंडारों में रखे होंगे, लेकिन अब वो चारों ओर 4 बड़ी गंध कुटी में बड़े बिंब विराजमान होंगे। उसकी पूजन चारों ओर युगपत प्रभात में मुखिया व साधर्मी करेंगे। ये इतना लिया अपन ने। आगे से हाँ हो सकती है कहीं ना कहीं बड़े मंदिर में पूरा शास्त्र भंडार है। अब लिस्ट तो मैंने देखी थी, पर मैंने प्रयोजन वाली चीजें देखी थी, इसमें ध्यान दिया नहीं मैंने ये है कि नहीं है, जो भी है। और वो लिपियां समझ में नहीं आती। पहले तो माइक भी नहीं होता होगा, माइक का वो तो दिखाते ना अपने नाटक में, एक बोलता है फिर 10 व्यक्ति के बाद दूसरा बोलता है, ऐसे बार कैसे तो लिंक बनता होगा, कैसे समझ में आता होगा। फिर भी इतनी पब्लिक सारी सुन पाता होगा, दूसरा निकल जाता होगा ऐसा नहीं। किताबें कहाँ होती थी ज्यादा। चलिए आप लोगों को जैसा जो 2-4 पेज और है देखेंगे कल, नहीं तो जो भी है। देखो एक कुछ और बोलना था, स्लिप हो गया मेरे माइंड में। हाँ ये जो भदीचंद जी का मंदिर है शहर में है ना, जो मैं बता रही थी, जहाँ गुमान पंथ चलता है, जो ठोलियों के मंदिर वाले चौराहे पे वहाँ पे एक रचना बनी हुई है, एक समौषण की रचना, हाँ एक अकृत्रिम चैत्यालय की रचना,
और दो रचना नहीं, एक अकृत्रिम चित्रालय की और एक समावशरण की। वो सोने के काम पे पूरी रचना बनी हुई है। वो मंदिर उस समय मतलब वहाँ गुमान पंथ तो चलती है, गुमानी राम जी वहाँ मतलब उनके उसमें ही, और टोडामल जी के निर्देशन में ही वो बनी होनी चाहिए, क्योंकि टोडामल जी को इनका विशेष अभ्यास था और वो रचना मंदिर तब का ही बना हुआ है। मंदिर तो बड़ा मंदिर जो है वो तो टोडामल जी से भी पहले का है, क्योंकि वो पहले से वहाँ प्रवचन चल रहे हैं। जयपुर बसे जब से मंदिर बने हुए हैं, तो वो मतलब वो सब भी, और वो रचना केवल एक यहाँ ही जयपुर में, केवल पूरे विश्व में यही है वो सोने की जो ये है ना रचना। जैसे एक सोनी जी की, वो तो है अयोध्या, वो अयोध्या की, सोनी जी की जो अजमेर में ना, वहाँ तो अयोध्या की रचना है। और समावशरण भी है। यहाँ तो समावशरण तो है ही। मैं अकृत्रिम चित्रालय की जो रचना है ना वो बताइए। अकृत्रिम चित्रालय की जो रचना है वो केवल वही है और कहीं भी नहीं है दुनिया में। पूरे कहीं बनती नहीं, बाकी पंचमेरु नंदीश्वर ये सब जगह बनते हैं, वो सब जगह बनते हैं, लेकिन ये रचना कहीं नहीं। मारू का चौक था, मारू जी का चौक, वहाँ पे भी मंदिर बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर है।